वर्षिका एकेडमी में सभी साथियों का स्वागत है। नगरपालिका एक्ट के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको रटाऊंगा नहीं, और इसके माध्यम से कुछ एमसीक्यू भी बताऊंगा कि किस लेवल पे एक एग्जामिनर जा सकता है और क्या अपन वहाँ उसके लेवल के पर अपन पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं। जैसे मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा और इसको समझाऊंगा, ये सब एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इस एक्ट को समझाऊंगा। सबसे पहले तो अपन चर्चा करते हैं कि जो नगरपालिका एक्ट है ये 2009 है। ये लागू हुआ था 15/9/2009 को लागू होता, मतलब 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ। अब आप जब आपका सिलेबस ओपन करेंगे तो सिलेबस में क्या है कि साथियों केवल आपको ये टॉपिक के नाम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक के नाम के साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जब आप नगरपालिका एक्ट परचेज करेंगे या लेके आएंगे, जो टॉपिक में सबसे पहले आपको दिया गया है नगरपालिका गठन और शासन, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में है। इनसे एमसीक्यू बनते हैं। चैप्टर 2 में इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, 3 से 50 इसमें धाराएं। इसमें कुल कितनी एडिशनल धारा जोड़ी गई है, 21A इसमें जोड़ी गई है, ठीक है। दूसरा जो है चैप्टर आपका है कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये चैप्टर 3 में दिया गया है। ये धारा 51 से 66 में इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा जो है नगरपालिका की संपत्ति के बारे में आपको टॉपिक है, जो कि चैप्टर 4 में है। ये धारा 67 से 75 में है। इसके अंदर कुछ एडिशनल धाराएं जो होती है साथियों, वो है 68A, 69A, 73A, 73B। अगला टॉपिक है आपका नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, ये चैप्टर 5 में है। ये 76, 89A, 89A मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में अपन बिल्कुल सरल भाषा में बताऊँगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में दिया क्या है। अगला है नगरपालिका राजस्व। मैंने अभी मार्केट में कुछ बुक्स भी देखी है, तो जो सिलेबस दिया गया उससे भी ज़्यादा मैटर दिया गया है। वास्तव में होना ये चाहिए कि जितना दिया है उतना ही होना चाहिए, क्योंकि एक्ट एक ऐसी चीज़ होती है उससे बाहर कभी आता नहीं है। जो दिया है आपको सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये चैप्टर 7 में दिया गया, जो कि 101 से 140 में। अगला है नगर विकास और नगर योजना, ये चैप्टर 11 में है। 159 से 199 तक इसमें धारा दी गई है। 194 है एडिशनल धारा। ये एडिशनल धाराएं जो हैं इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, हो सकता है इसमें से एमसीक्यू आ जाए। अगला है नगरपालिका शक्ति और अपराध, ये 12 में दिया गया। ये 200 से 297 है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें 238A एक एडिशनल धारा जोड़ी गई है। अब साथियों ये जो टॉपिक है चैप्टर 12, ये है अपराध से संबंधित। तो अभी हाल ही एक नया और इसमें चैप्टर जोड़ा गया 12 क संपत्ति के विरूपण का निवारण, इसमें नाम दिया गया। लेकिन ये जब इसके डिटेल पढ़ेंगे ये केवल अपराध से संबंधित है। तो ये मैंने यहाँ स्टार लगा के इसलिए कहा कि आपको ये भी देख लेना चाहिए। ये आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी देखना चाहिए। 297A से 297S तक इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये जोड़ा गया है। अगला है चैप्टर 13 है अभियोजन और वाद है, जो कि 298 से 308 है। और सबसे लास्ट टॉपिक है नियंत्रण, जो चैप्टर 14 में है, 309 से 327। ये तो हो गई है साथियों इसकी डिटेल। अब चलते हैं अपन अपने नगरपालिका एक्ट में। नगरपालिका के लिए सबसे पहले तो अपन चलेंगे चैप्टर 2 में, पार्ट 1 के रूप में मैं आपको ये पहला वीडियो करा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक जो इस चैप्टर का नाम है नगरपालिका गठन और शासन। इसमें कुल सेक्शन दिए गए हैं 3 से 50। अब इसको केवल 5 सेक्शन पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले नगरपालिका की स्थापना, फिर उसकी संरचना, शासन, अवधि और परिसीमन। अब आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे कि आपको करना क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आपको रटना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हल्का सा माइंड को इस प्रकार से रखना है कि हर चीज़ को रटने की बजाय किसी न किसी चीज़ से जोड़े। जैसे कि इसको आप ये जोड़ सकते हैं कि एक क्रिकेट का मैदान है। इस क्रिकेट के मैदान में मान लो कि आपको बैटिंग करनी है, आपको चौके और छक्के मारने हैं। जब आप बैटिंग करते हैं, जब चौके और छक्के कब मारेंगे? जब आपको बाउंड्री दी गई हो। जब तक बाउंड्री नहीं बताई गई हो तब तक आप चौके छक्के नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से इसकी परिसीमन, मतलब कि नगरपालिका का कितना परिसीमन होगा, उसका क्षेत्र कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, ये सबसे पहले तो क्या उसकी बाउंड्री डिसाइड होगी। फिर उसके अंदर जैसे कि इसकी अवधि। अब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेलेंगे, तो या तो 20 ओवर का होगा या 15 ओवर का या 50 ओवर का, जो है कुछ भी हो सकता है मैच में, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी अवधि जो होती है, क्या 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 4 साल की होगी, 5 साल की होगी, तो इस पर चर्चा करेंगे। इसको एक स्टेडियम के ऊपर आप पिच पे खड़े उसके अकॉर्डिंग बात करना। और तीसरी बात यह है कि जब आप
स्टेडियम में खड़े होते हैं, तो आपकी पहले स्थिति क्या थी? हो सकता था कि आपको कोई जानता ही नहीं था, ठीक है, और अब आपको जानने लगे हैं दुनिया। क्यों जानने लगी है? आपके कोच के कारण। तो इसका मतलब कोच मतलब मुखिया। वो मुखिया क्या कर सकता है? या तो आपको अंदर एंट्री दे सकता है, या आपको बाहर निकाल सकता है, या कभी अंदर या कभी बाहर। तो ये क्या है, एक अभी मैं इसको बताऊंगा ये इसका मतलब क्या रहेगा। इस प्रकार से इसको अपन करेंगे। अब अगली चीज़, इसके अंदर 4 चीज़ों का, पूरा एक्ट में 4 चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहले तो एक एक्ट में मिलेगा आपको गांव के बारे में मिलेगा। तो गांव में आपको पता होना चाहिए पद कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है, ग्राम सचिव होता है, पटवारी। जो एक्ट में जो काम में की चीज़ है ना, वो केवल ये 3 चीज़ें हैं, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन चलते हैं नगर निगम में। नगर निगम के अंदर क्या है साथियों? एक तो होता है महापौर, एक होता है पार्षद, एक नगर आयुक्त, एक उप महापौर, ठीक है। ये आपको पोस्टें पता होनी चाहिए, ये सब अभी काम में आएगी अपने। अगला चीज़ है नगर परिषद। नगर परिषद में होता है अध्यक्ष, पार्षद, कार्यालय अधिकारी और उपाध्यक्ष, ठीक है। कार्यपालक अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उपाध्यक्ष होता है। अगला है नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड में साथियों एक अध्यक्ष होता है, पार्षद होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उपाध्यक्ष, ये सब होते हैं। अब अपन हल्का सा कि ये सिलेबस से हटके है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि इनकी जो जनसंख्या है इसका निदान कैसे करते हैं। परिसीमा जो निदान होती है वो किसके आधार पर होती है? ये सब जनसंख्या के आधार पर होती है कि नगर पालिका के अंदर जनसंख्या 1 लाख तक का रहती है। नगर परिषद की जब 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या हो जाए तो नगर परिषद हो जाएगी। नगर निगम जब 5 लाख से अधिक हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? नगर निगम कहलाएगा। अब बात ये मोस्ट है, इसके अंदर उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, तो उस पर चर्चा करते हैं। जब आपसे नगर पालिका बोर्ड के बारे में पूछा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? उपाध्यक्ष कहा जाएगा, ठीक है, उपाध्यक्ष कहा जाएगा। ये जो क्या कहलाता है? ये वाइस चेयरमैन कहलाता है। इसी प्रकार नगर परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है उसे कहते हैं उप सभापति। क्या कहते हैं? उप सभापति। वाइस प्रेसिडेंट होता है। तीसरा है नगर निगम। नगर निगम का जो उपाध्यक्ष होता है उससे क्या कहते हैं? उप महापौर कहते हैं। अब अपनी जो कहानी जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहला पॉइंट अपना चलेंगे अपन नगर निगम की जो अपन स्थापना करेंगे उस पर, और स्थापना और निगमन पर चलेंगे। ये जो दिया गया है वो सेक्शन 5 में दिया गया है। अब नगर पालिका की स्थापना के लिए सबसे पहले छोटी सी बात है कि जब भी स्थापना की जाएगी तो इसके अंदर कुछ 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया। एक तो किया गया संक्रमणशील क्षेत्र, दूसरा लघुतर, तीसरा वृहत क्षेत्र। वृहत मतलब बड़ा, लघुतर मतलब स्मॉल, संक्रमणशील मतलब गांव, एक छोटा सा गांव था जो कि शहर के रूप में बन रहा है, ठीक है, अर्थात उसमें अभी सुविधाएं नहीं है लेकिन टाइम लगेगा उसमें सुविधाएं होने में, वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये एक ऐसी अवस्था के अंदर है। अब बात करते हैं, जब संक्रमणशील क्षेत्र होता है तो उसमें किस चीज़ का गठन किया जाएगा? उसमें साथियों नगर पालिका बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, नगर पालिका बोर्ड। जब आपको लघुतर स्मॉल अर्बन एरिया की बात की जाती है वहाँ पे नगर परिषद की स्थापना की जाती है। वृहत क्षेत्र मतलब लार्ज एरिया के अंदर, लार्ज अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाएगी। इन तीनों का साथियों क्या होता है? इन सबका अपना अपना शासक उत्तराधिकारी होता है, इनकी खुद की मोहर होती है, ये खुद बात कर सकते हैं और ये एक निगमित निकाय होते हैं। ध्यान रखना साथियों, इस जो धारा 5 है इसके अंदर कितनी उपधाराएं? 3 उपधाराएं भी दी गई है। तो ये इसी टॉपिक के साथ अपन क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें नोट, नगर पालिका ऐसे क्षेत्र में गठित नहीं होगी जहां राज्यपाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही हो। ये ध्यान रखना, जहां राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर रहा है वहां नगर पालिका नहीं होगी। दूसरा चीज़ इसमें कहा गया कि राज्य सरकार, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिकाओं से अपवर्जित करते हुए गठन कर सकती है। किसका? विकास प्राधिकरण का। ये भी मोस्ट है। कौन करता है? राज्य सरकार किसका गठन कर सकती है? विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। धारा 5 के संबंध में जो MCQ बन सकते हैं वो एक डेमो के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार संक्रमणशील क्षेत्र
लघुतर नगरीय क्षेत्र और वृहत नगरीय क्षेत्र के लिए स्थापित की जाने वाली नगर पालिकाओं का सही क्रम कौन सा है। एक इस प्रकार से एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको आंसर बताना नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। अगला इसी में एमसीक्यू आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है, क्या वो नगर पालिका बोर्ड, तो आपको बी में मिलाना है कि कौन सी धारा में दिया गया। लघुतर नगरीय क्षेत्र नगर परिषद, वृहत नगरीय क्षेत्र नगर निगम। यहाँ कुछ सेक्शन दिए गए हैं, तो इसमें आंसर आपको सी देना है। तो जो संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है नगर पालिका बोर्ड, वो दिया गया है धारा 5(1) में। लघुतर क्षेत्र का प्रयोग किया गया धारा 5(2) में, और वृहत का प्रयोग किया गया धारा 5(3) में। इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। यहाँ धाराएं दी गई है, नगर पालिकाओं के गठन एवं शासन कौन सी धारा में दिया गया है, ये चैप्टर के नाम दिए गए हैं। कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। इसमें से भी एक एमसीक्यू आ सकता है, तो इसका आंसर ए आएगा, जिसके अनुसार नगर पालिका गठन और शासन का प्रयोग धारा 3 से 5 में दिया गया है। कार्य संचालन और वार्ड समिति धारा 50 से 66, नगर पालिका की संपत्ति 67 से 75, नगर पालिका वित्त, नगर पालिका निधि 76 से 89A। ये हो सकता है कि आपके ऊपर नीचे किसी प्रकार से घुमा के दिया जा सकता है। अगला धारा 5 में एक क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 5 के अनुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होती है, लघुतर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना होती है, वृहत क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना होती है, औद्योगिक नगरीय क्षेत्र में भी नगर निगम का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो ये गलत कथन है। अगला है कि धारा 5(1) के अनुसार प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यहाँ निष्कर्ष दिया गया है कि नगर पालिका बोर्ड को शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होती है। निष्कर्ष 2 में कहा गया है कि नगर पालिका बोर्ड अपने निगमित नाम से वाद चला सकती है। तो यहाँ निष्कर्ष ए और 2 बिल्कुल सही है। नगर पालिका की स्थापना और निगमन के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं, तो आपको बताना धारा 5 में दिए गए हैं। धारा 5 के प्रथम परंतु के अनुसार किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में कौन विनिर्दिष्ट कर सकता है। कौन कर सकता है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, कौन कर सकता है, राज्यपाल। तो इसमें आपको बी आंसर देना है। अगला है कि धारा 5 के द्वितीय परंतु के अनुसार राज्य सरकार अवर्जित क्षेत्र को क्या गठित कर सकती है, विकास प्राधिकरण। ये भी मोस्ट है, क्या कर सकती है, विकास प्राधिकरण कर सकती है। इस प्रकार के काफ़ी एमसीक्यू बनते हैं। अब चलते हैं नगर पालिका की संरचना के पे चलते हैं। ये धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया। इसमें कितनी उपधारा होती है, 9 उपधारा दी गई, मतलब 6 की 1 2 3 4 9 इसमें उपधारा है। इसमें क्या है, धारा 6 ये कहती है नगर पालिका क्षेत्र का जब विभाजन, जो छोटे छोटे रूप में जब विभाजन किया जाता है वो विभाजन कहलाता है वार्ड। ठीक, वार्ड, प्रत्येक वार्ड में एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ जिसका चुनाव सीधे मतदान द्वारा, जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जो प्रतिनिधि करते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 13 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो संख्या है ये मोस्ट है। इसमें कितने वार्ड के अंदर जो सदस्य होते हैं उनकी 13 से कम संख्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम का जो सदस्य होता है, अब ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इसको 2 टुकड़ों में अपन इसको समझेंगे, क्योंकि जब आप इसको एक्ट को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको आपको इस हिसाब से समझाऊंगा कि आपको एक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अपन बात करेंगे विधायक के प्रतिनिधित्व हो, एक राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य। 2 प्रकार के सदस्य होंगे। विधायक का प्रतिनिधित्व जब राज्य विधानसभा की बात करें, एक लोकसभा की। राज्य विधानसभा की बात करें तो एमएलए का जो एमएलए हो गया, और लोकसभा में हो गया एमपी हो गया, लोकसभा का सांसद। अब बात ये करते हैं कि क्या ये मत दे सकते हैं, तो मत देने का अधिकार एमएलए को, एक एमपी को। तो इसमें ये कहा कि नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों में जो वोट है, मत देने का अधिकार किसको होता है, एमएलए को होता है, विधायक को होता है।
लेकिन एमपी में क्या होता है, केवल नगर परिषद और नगर निगम में ही वोट दे सकता है, ये नगर पालिका में वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता। एक चीज़ ये क्लियर हो गई है। अगली बात अपन चलते हैं, जब राज्य सरकार किसी सदस्य नामित करती है, राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका के प्रशासन का जो विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले को ही नामित करेगी, सदस्य बनाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि नगर पालिका बोर्ड में, नगर परिषद और नगर निगम में कितने कितने सदस्य होने चाहिए। तो नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य का चयन कर सकती है, नगर परिषद में 8 और नगर और जो ये होता है नगर निगम, इसमें कितने होंगे, 12 होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो दिया गया है वो क्या है, नगर निगम है। तो 6, 8 और 12 ये सदस्यों की संख्या होती है। दिनांक 8/4/2021 को एक संशोधन और किया गया है, इन सदस्यों में दिव्यांग व्यक्ति को भी रखना आवश्यक कर दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपको रखना। अब बात करते हैं, सदस्यों को राज्य सरकार किसी भी समय हटा सकती है, प्रत्याहित कर सकती है, विड्रॉल कर सकती है। नगर पालिका बैठक में इन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं होता। ये मोस्ट होता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, सदस्य को चुनती है, उनको क्या करते हैं, जब राज्य सरकार चुनती है सदस्यों, नगर पालिका में बैठकों में इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब नगर पालिका की जो सीटें होती है उसका आरक्षण किस हिसाब से किया गया है, चलते हैं। सबसे पहले अपन SC ST पे चलते हैं। SC ST के सीटों का बंटवारा जो किया गया है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा, जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में किया जाएगा। अब बात करते हैं अपन OBC पे चलते हैं। OBC में ये कहा गया कि 50% से कम रहने वाली प्रतिशत सीमा तक, एक तो 50% से कम सीमा हो, आरक्षण की अधिकतम सीमा, ध्यान रखना, अधिकतम सीमा कितनी, 21% से अधिक नहीं होगा। दूसरी, न्यूनतम 1 सीट तो देनी ही देनी है, न्यूनतम 1 सीट तो होगी। इसमें यह भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित संख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है, वहाँ प्रत्येक नगर पालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं अपन SC ST OBC की जो महिलाएं होती है उनके लिए सीटों को आरक्षण कितना रखा है, 50% रखा है। अब इसमें काम की बात यह आई है, इसमें ये कहा है कि SC ST OBC के लिए जो आरक्षण जो किया गया संविधान के अनुच्छेद 334 की अवधि तक लागू रहेगा। तो आर्टिकल 334 क्या है, ये MCQ आ सकता है। सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि SC ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल के तहत बंद किया गया, तो अनुच्छेद 334 तक। और ये कब तक रहेगा, जब तक जो इसमें जो उल्लेख किया गया उसके अनुसार। इसमें क्या उल्लेख किया गया, इसमें कहा है कि आर्टिकल 334 में कहा है कि SC ST के राजनीतिक आरक्षण की अवधि से संबंधित है। ये अवधि कितनी निर्धारित की गई है, 10 वर्ष। ठीक है, कितने, 10 वर्ष, केवल आरक्षण 10 वर्ष तक रह सकता है। लेकिन संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट होते गए और ये अवधि अभी तक बढ़ती ही चली जा रही है। वर्तमान अवधि इसकी 25 जनवरी 2030 तक है। अब 2030 जैसे आएगी उससे पहले इसको 10 साल और बढ़ाया जाएगा, जो भी सरकार जैसा भी करेगी। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया टॉपिक। धारा 6 पे चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से इन नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या का सही क्रम क्या है, ये आप यहाँ क्या कहते हैं, कुछ क्रम पूछ सकते हैं इन संख्या का। तो आपको ध्यान रखना 6, 8 और 12 है। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) के 4 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा। ये प्रावधान कौन सी दिनांक से जोड़ा गया, दिनांक 8/4/2021, ये भी मोस्ट है। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है, इस प्रकार से बन सकता है, आपको बताना है। SC का क्या होता है, जनसंख्या अनुपात से, ST का भी जनसंख्या अनुपात से, OBC का 21%, महिला का 50%। एक MCQ ये बन सकता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार आरक्षित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। सबसे पहले जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, तो आपको A आंसर आएगा। इसमें आएगा जनसंख्या अनुसार, ST में भी जनसंख्या अनुसार, इसमें 21% और इसमें 50%। इसको किसी भी तरह से
जितनी तरीके से एक एग्जामिनर बना सकता है मैंने कोशिश किया आप लोगों को बनाने के लिए। एक इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया जा सकता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा मिलान सही है। अब यहाँ क्या कर दिया, इसने सेक्शन दे दिया कि धारा 6 के 4, 5, 6, 7 में इनमें से कौन सा जो आरक्षण प्रावधान है वो सही मैच कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा, सी आंसर आएगा कि धारा 6(4) जो दी गई है वो अनुसूचित जातियों के आरक्षण के लिए है, 6(5) अनुसूचित जनजातियों के लिए है और 6(6) का प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, 6(7) का प्रावधान 50% आरक्षण के लिए है महिलाओं के लिए। एक एमसीक्यू ये आ सकता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(5) के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। अब ये की जो क्वेश्चन बना ये केवल पिछड़े वर्ग जो ओबीसी होते हैं उनकी सीटों के आरक्षण के संबंध में बनाया गया है कि कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। तो मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं लास्ट जो ऑप्शन जो अपना आंसर होगा वो ये है, यदि SC और ST की संयुक्त संख्या कुल जनसंख्या के 50% अधिक है तो पिछड़े वर्गों की 21% आरक्षण दिया जाएगा, ये कथन रोंग है। ठीक है, इसी प्रकार से धारा 6 में ये बनता है कि धारा 6(7) के अनुसार कुल स्थानों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। निष्कर्ष स्पष्ट दिया गया है कि इस आरक्षण में SC, ST, OBC के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है। निष्कर्ष 2, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, क्योंकि ये तो क्या आएगा, ये जब तक है तब तक प्रभावी होना चाहिए था, यहाँ क्या है प्रभावी नहीं है, तो इसका मतलब ये रोंग है। बात करते हैं नगरपालिका की अवधि के लिए। अवधि मतलब इसकी कितनी अवधि होनी चाहिए, तो ये जो दिया गया है धारा 7 में दिया गया है, इसमें उपधारा कितनी रखी गई है, 2 रखी गई है। सबसे पहले तो अपन जिसे अवधि भी कह सकते हैं या पदावधि। देखो वर्ड का यूज जो होता है ना, थोड़ा टिपिकल वर्ड के यूज किया जाएगा, वहाँ पदावधि मतलब आपको कितनी अवधि के लिए किया जाएगा। नगरपालिका की अवधि के लिए अपन इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि यदि वो क्षेत्र विघटित नहीं है और प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कहने का मतलब इसकी अवधि कितनी है, सबसे पहले 5 वर्ष, कब से है, प्रथम बैठक की जो नियत तारीख की गई है उससे 5 वर्ष रखी गई है और वो क्षेत्र विघटित नहीं किया गया। यदि वो विघटित कर दिया गया हो तो जितनी शेष रह गई उतनी अवधि तक रहेगा। ठीक है, प्रथम बैठक सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की बैठक करनी होगी। प्रथम बैठक कब करनी होगी, जैसे ही सामान्य निर्वाचन कर दिया गया हो कि तुरंत पश्चात नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की बैठक करनी होगी। अब धारा 7 में कौन से एमसीक्यू बनते हैं, प्रत्येक नगरपालिका सामान्य कितने समय के लिए बनी रहेगी, मैंने बताया था आपको 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। ठीक है, फिर है नगरपालिका की 5 वर्षीय अवधि किस तारीख से गणना की जाएगी, ये भी पूछ सकते हैं। तो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से गणना की जाएगी। एक ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 के अनुसार नगरपालिका की पदावधि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ ये 3 ऑप्शन सही है। चौथा ये जो कहा है इसने विघटित नगरपालिका की स्थान पर गठित नई नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष की नई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, ये गलत है क्योंकि शेष के लिए ही हो सकती है वो। अब चलते हैं अपन परिसीमन पर। परिसीमन जो है ये जो कि धारा 3 में दिया गया है, इसमें उपधारा 10 है, ये मोस्ट है। इसमें सीमा चिन्ह मतलब बाउंड्री मार्क की गई है 3(2) के अंदर। ये धारा 3 में ये कहा है कि जब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिका को बना सकती है, बाहर कर सकती है, विलय विभाजन कर सकती है, समाप्त कर सकती है, 3(1) में कहा गया। इसको ये समझो एक कोच होता है, कोच क्या कर सकता है, या तो किसी व्यक्ति को अंदर ले सकता है या उसको बाहर कर सकता है, उसका विभाजन कर सकता है, उसको रोक सकता है या उसको अपनी टीम से बाहर कर सकता है। तो ये एक इस प्रकार से इसको कोच समझे। इसी प्रकार से राज्य सरकार क्या करेगी, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका को किसी दूसरे कोई नगरपालिका को किसी को बना सकती है, किसी के गाँव को किसी को बाहर भी कर सकती है, उसका विलय भी कर सकती है, उसको समाप्त भी कर सकती है। अब इसको मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि नगरपालिका का जो है इसको 3(1) है जो धारा है, इसको क, ख, घ और घ 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले है बनाना मतलब गठन या समावेश करना। दूसरा है इसको बाहर करना मतलब इसका अपवर्जन करना। तीसरा है विलय या विभाजन मतलब पुनर्गठन करना। और समाप्त करना, विघटन करना या निरसन करना।
जब गठन के जो होगा उसका निर्वाचन 6 माह के अंदर अंदर करना होगा। अपवर्जन करना कौन कर सकती है? राज्य सरकार की राय से ही उसको बाहर किया जा सकता है, उसका अपवर्जन किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन विघटित करना, ठीक है, समाप्त करने पे चलते हैं अपन। समाप्त 2 प्रकार से होगा। एक तो क्या होता है कि एक नगर पालिका को अन्य के अंदर विलय कर लिया, दूसरी नगर पालिका में विलय कर लिया, तो मिला लिया। एक ये हो सकता है एक नगर पालिका को 2 से अधिक नगर पालिकाओं में मिला लिया। इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज करो एक नगर पालिका को जब अपन अन्य में विलय करते हैं, तो मान लो ए है, ए को नगर पालिका बी में मिला लिया। अब ए के जो भी अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, वे बी के सदस्य माने जाएंगे, ठीक है। उन वार्डों को पार्षद सदस्य नहीं रहेंगे। नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा और निधि संपत्ति अधिकार सब राज्य सरकार में चले जाएंगे। अगला, जब एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिका में विलय कर लिया गया, मिला लिया गया, तो जो सदस्य जिस नए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उस क्षेत्र के का काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे, कुछ अधिकार और दायित्व भी दिए गए हैं। 3 के अंदर ये कहा गया है कि इसका जो नगर पालिका जब अस्तित्वहीन हो जाती है तो ये काम कौन करेगा? राज्य सरकार किसी को अस्तित्वहीन कर सकती है। दूसरा है 3-4 कह रहा है कि अस्तित्वहीन होने पर अन्य में विलय कौन करेगा? अन्य स्थानीय प्राधिकारी कर सकते हैं। 3-5 कहता है जब अपवर्जित कर दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया हो तो राज्य सरकार दोनों नगर पालिका से परामर्श करके दूसरी नगर पालिका में शामिल कर सकता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है गांव, विलेज के बारे में जो कहा है कि 3-8 ये कहती है यदि किसी गांव को नगर पालिका का जनसंख्या जब बढ़ जाती है तब क्या करेगी? राज्य सरकार क्या करेगी? अधिसूचना द्वारा नगर पालिका में उससे क्या कर सकती है? नगर पालिका उस गांव को घोषित कर सकती है या मिला देगी, ठीक है। ऐसा जो है वह अब क्या रहेगा? जैसे उसको मिला दिया अब वो गांव नहीं रहेगा और जिस दिन से अधिसूचना लागू हो गई उस दिन से वो गांव नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब 3-8 क्या कहता है इसमें? 3-8 ये कहता है नगर पालिका अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और अधिकारिता का मतलब प्रशासनिक नियंत्रण होता है। जिस नगर पालिका में वह क्षेत्र है को शामिल किया गया है वह शासन करेगी, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी इसके तहत। 3-8 कहता है कि सरपंच, उप सरपंच, पंच अस्थायी रूप से नगर पालिका के सदस्य बनेंगे। कब तक बनेंगे? जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता या नगर पालिका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। हाँ, जैसे नगर पालिका कार्यकाल 5 साल है या तो वही समाप्त हो गया हो या नया चुनाव हो गया उससे पहले, ये तब तक गांव में निर्वाचित प्रतिनिधि नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसको उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि कोई रामपुर नाम का गांव है, उसमें नगर पालिका घोषित कर दी गई है। उस गांव में एक सरपंच था, एक उप सरपंच था, मान लो 10 पंच थे। तो जब चुनाव होने तक, अभी चुनाव नहीं हुए, चुनाव होने तक सरपंच नगर पालिका का अध्यक्ष माना जाएगा, उप सरपंच उपाध्यक्ष माना जाएगा, पंच वहाँ के सदस्य माने जाएंगे। 3-8 ये कहते हैं कि पंचायत की संपत्ति और दायित्व नगर पालिका को मिल जाएंगे। 3-8 ये कहता है कि नगर पालिका कर मतलब टैक्स वसूलेगी उस गांव से उनके मिले करने पर। 3-8 ये कहता है पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा। ये मोस्ट होता है, जैसे ही वो गांव नगर पालिका में शामिल हो जाता है तो नगर पालिका अधिनियम लागू नहीं होगा, जो कि कौन सा होता है? 1994 है। 3-9 ये कहता है गांव के क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने से राज्य सरकार लिखित आदेश जारी करेगी। 3-9 में कहता है कि नगर पालिका अगर किसी गांव को नगर पालिका में शामिल कर रही है तो राज्य सरकार क्या करेगी? एक लिखित आदेश जारी करेगी। धारा 3 में जो MCQ बनते हैं वो ये है कि सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सन 2009 की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकार को नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में उपखंड क से घ तक विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित खंडों का सही क्रम क्या है? मतलब कि जो धारा 3 के अंदर कैसे घ जो शक्तियां दी गई है उसके क्रम के बारे में आपको बताना। तो डायरेक्ट आंसर ये आएगा कि स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, उसको सम्मिलित करना, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित करना, उसको सम्मिलित करना और स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रह जाना। ये 4 बातें इसमें शामिल है। अगला 3 फर्स्ट क का सही मिलान कीजिए।
कहने का मतलब 3 फर्स्ट कै ख घ दिए गए हैं, इसमें से आपको ये मिलान करना है। जो अपने क्रम पूछा ये वही चीज़ है, इसको अलग घुमाया गया है। तो सबसे पहले इसमें यही आंसर आएगा, 3 क का पहला आएगा किसी नगरपालिका सीमाओं को सम्मेलन व सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 फर्स्ट क जो है किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका को घोषित करना या उसमें सम्मिलित करना। दूसरा जो आंसर आएगा इसमें आएगा 3 फर्स्ट ख आएगा जो कि 4 आएगा, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से अवर्जित करना। 3 फर्स्ट ग में दिया गया है किसी नगरपालिका सीमाओं को समामेलन या विभाजन परिवर्तन करना, और घ में दिया गया कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका ना रहे। एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि धारा 3(8) खंड के जो उपखंड है उसको मिलान कीजिए। तो धारा 3(8) खंड किससे संबंधित था? गांव से संबंधित था। तो आपको जानना चाहिए इसमें यहाँ कुछ धाराएं दे दी गई है और ये इसके बारे में कुछ कहा गया है, उसे मिलान करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे लेकर चलता हूँ। 3(8) ये क्या कहता है? ये कहता है पंचायत की आस्तीय नगरपालिका में न्यायगत हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3(8) ये कहता है 4 सरपंच और उप सरपंच पंच अतिरिक्त सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य माने जाएंगे। 3(8) ये कहता है पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, और ये कहता है ये क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। अगला है कि एक कथन दिया गया कि 3 फर्स्ट के अनुसार नगरपालिका के नए क्षेत्रों को सम्मिलित करने पर नियत दिवस से 6 माह के भीतर आपको निर्वाचन कराया जाएगा। निष्कर्ष यह निर्वाचन केवल उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए कराया जाएगा। निष्कर्ष 2 है 6 माह की अवधि नियत दिवस में गिनी जाएगी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही बात है। अब जो नियत दिवस की अपन बात करते हैं उसी पे एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि नियत दिवस से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? वह दिवस जिसमें खंड क से घ में निर्दिष्ट परिवर्तन प्रभावी होता है। एक ये भी आ सकता है कि नियत दिवस की परिभाषा किस धारा में इसके स्पष्टीकरण के रूप में दी गई है? धारा 3 फर्स्ट के स्पष्टीकरण के रूप में इसका उल्लेख किया गया है।